आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सोइल इरोजन के टॉपिक पर। सोइल इरोजन यानी कि मृदा अपरदन का टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सारे एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। इस टॉपिक में हम बात करेंगे सोइल इरोजन यानी कि मृदा अपरदन क्या होता है, ये क्यों होता है, कितने प्रकार से होता है, मृदा अपरदन यानी सोइल इरोजन के नुकसान क्या है, और फिर अपन बात करेंगे इसको रोकने के उपाय जिसे सोइल कंजर्वेशन कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में दो टॉपिक कवर हो रहे हैं, सोइल इरोजन, सोइल कंजर्वेशन। चलिए बात करते हैं सोइल इरोजन की। मृदा अपरदन किसे कहते हैं? तो मृदा अपरदन का सिंपल सा अर्थ होता है मृदा की जो ऊपरी परत है उसका बह करके या किसी अन्य कारणों से दूसरे स्थान पे चले जाना, मतलब अपने स्थान से हट जाना, मृदा की ऊपरी परत का। ठीक है, पूरी मृदा यहाँ से नहीं हटेगी, मृदा की जो अपरमोस्ट लेयर होती है वह अपने मूल स्थान से हट करके अन्य स्थानों पे चली जाना, इसी को बोलते हैं सोइल इरोजन, मतलब वॉश आउट द अपरमोस्ट लेयर। अब इसके प्रकार देखेंगे कि ये कितने प्रकार से होता है। सोइल इरोजन मेनली होता है दो प्रकार से, एक होता है नेचुरल प्रोसेस से, नेचुरल सोइल इरोजन, दूसरा होता है एंथ्रोपोजेनिक प्रोसेस, मानव द्वारा या आर्टिफिशियल सोइल इरोजन, इसको मानव जनित सोइल इरोजन भी कहते हैं। तो नेचुरल प्रोसेस है यानी कि प्राकृतिक तरीके से जो सोइल इरोजन होता है उसमें मेनली दो फैक्टर काम करते हैं। पहला फैक्टर है इसके अंदर वाटर इरोजन यानी कि जल द्वारा मृदा का अपरदन, दूसरा है वायु के द्वारा मृदा का अपरदन जिसे वायु अपरदन या विंड इरोजन कहते हैं। फिर मानव जनित क्रियाओं में आते हैं डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, ओवर कल्टीवेशन और साथ साथ में जूम कल्टीवेशन। तो इन सारों को अपन डिटेल बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं नेचुरल प्रोसेस में जो सबसे मेन रोल प्ले करता है। इनफैक्ट जो सारे प्रोसेस है, चाहे नेचुरल हो चाहे वह मानव जनित हो, सब में सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है जल। जल के द्वारा मृदा का अपरदन यानी कि सोइल इरोजन ड्यू टू वाटर सबसे क्रूशियल और इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। वाटर के द्वारा जो मृदा का अपरदन यानी कि जल के द्वारा मृदा का अपरदन होता है उसकी एक पूरी प्रोसेस है। स्टेप बाय स्टेप वो प्रोसेस आगे बढ़ती जाती है और प्रोसेस जितनी ज़्यादा आगे बढ़ती जाती है जो अमाउंट ऑफ सोइल इरोजन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जाता है। सबसे पहले जो वाटर इरोजन है उसकी प्रोसेस शुरू होती है, जो आप देख रहे हैं। सबसे पहले वाटर की जो ड्रॉप आएगी वो सोइल के अपरमोस्ट लेयर की जो पार्ट है उसको वहाँ से हटा देगी, जिसको वहाँ से डिप्लेसमेंट होने के बाद ट्रांसपोर्टेशन होगा, ट्रांसपोर्टेशन के बाद वह पार्ट कहीं और जगह चला जाएगा। अब इस पूरी प्रोसेस को यानी कि वाटर इरोजन की प्रोसेस 4 चरणों में पूरी होती है, 4 स्टेप है। सबसे पहला स्टेप इसका स्प्लैश इरोजन। स्प्लैश इरोजन के बाद 3 स्टेप और आती है, तो पहले चारों स्टेप को लाइन से अपन देख लेते हैं। स्प्लैश इरोजन होता है, स्प्लैश इरोजन के बाद शीट इरोजन, शीट इरोजन के बाद रील इरोजन, रील इरोजन के बाद गली इरोजन। गली इरोजन को हिंदी में अवनाली का अपरदन भी कहते हैं। अवनाली का अपरदन थोड़ा और ज़्यादा जब बढ़ जाता है तो इसको बीहड़ कहते हैं। ठीक है, जो चंबल के बीहड़, वो सारा टॉपिक इसके अंदर आएगा आगे। तो जो सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला स्टेज है वाटर इरोजन का, वो है स्प्लैश इरोजन, मतलब वाटर के कारण सोइल इरोजन। तो ये स्प्लैश इरोजन है। इसमें मिट्टी ज़्यादा दूर नहीं जाती है, मतलब अगर खेत के अंदर बरसात हो रही है तो वहीं रहेगी, लेकिन अपने मूल स्थान से दूर हट जाएगी। पूरे खेत में यह मिट्टी अपने मेन पार्ट था उसका, वहाँ से कुछ दूर छिटक जाएगी। इस प्रकार से पूरी एक जो शीट है वह अपना मूल स्थान छोड़ देगी। बरसात की मात्रा थोड़ी और ज़्यादा होगी तो वह जो ऊपर का स्प्लैश इरोजन से पूरी जो शीट बन गई थी वो शीट वहाँ से बहने लगेगी, और इसी शीट इरोजन को बोलते हैं किसान की मृत्यु। ठीक है, द डेथ ऑफ द फार्मर शीट इरोजन को बोलते हैं। शीट इरोजन थोड़ा और आगे समय चलता रहेगा तो इसको बोलते हैं रील इरोजन, जो आपको डायग्राम में दिख रहा है, रील इरोजन इसको बोलते हैं। इसमें खेतों के अंदर छोटी छोटी नालियाँ बनने लगती हैं। ठीक है, और रील इरोजन आगे बढ़ता हुआ वाटर का अमाउंट इसमें ऐड होता जाएगा और यह बन जाता है गली इरोजन, जिसे अवनाली का अपरदन कहते हैं। सोइल इरोजन का यह सबसे डेंजरस अवस्था है और इसमें बहुत बड़े अमाउंट पे सोइल का नुकसान होता है। जो भारत में चंबल क्षेत्र के अंदर जो बीहड़ है वो अवनाली का अपरदन यानी गली इरोजन के द्वारा ही बने हैं। इनको डाकुओं की शरण स्थली भी कहा जाता है, ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। जो चंबल के बीहड़ों को बोलते हैं, दस्युओं की शरण स्थली इसी को बोलते हैं। यहाँ पे कुछ फिल्में भी बनी है, आपने जरूर देखी होगी। उसके बाद ये चारों स्टेप बाय स्टेप अपने देख लिया, स्प्लैश इरोजन, शीट इरोजन, रील इरोजन, गली इरोजन।
ठीक है। गली इरोजन के बाद जो सोइल बन जाती है वो कन्वर्ट हो जाती है बैड सोइल्स में, बैड लैंड्स में, मतलब कि बीहड़ बोलते हैं, बेकार भूमियाँ जिनको बोलते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी का नुकसान भी होता है। ओके, अब उसके बाद आ जाते हैं विंड इरोजन, हवा के द्वारा वायु का अपर्दन। अब जिस प्रकार से स्प्लैश इरोजन से शुरुआत होती है कि पहली बूंद ने सोइल की जो अपर मोस्ट लेयर है वहाँ के कुछ पार्ट को हटाया, वही रोल प्ले करती है यहाँ पर एयर का प्रेशर। जो भूमियाँ जहाँ पर ऊपर कोई क्रॉप नहीं होती है, शुष्क होती है, तेज हवाओं के कारण वहाँ पर जो ऊपर की लेयर होती है सोइल की वह उड़कर दूसरे स्थान पे चली जाती है। जैसे आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, यह मेनली होता है दक्षिणी पश्चिमी भारत में, जिसमें पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कुछ एरिया कवर होता है। यहाँ पर यह मेनली विंड इरोजन सबसे ज़्यादा वहाँ पे होता है। अब बात करेंगे इसको रोकने के उपाय कैसे हैं, तो सारा जब रोकने के उपाय आएंगे वहाँ पे बात करेंगे। अब बात करते हैं मैन मेड। ये तो दोनों प्राकृतिक में हो गए विंड इरोजन और वाटर मतलब सोइल इरोजन ड्यू टू विंड, सोइल इरोजन ड्यू टू वाटर। अब बात कर रहे हैं मानव जनित एंथ्रोपोजेनिक प्रोसेस से किस प्रकार से सोइल इरोजन होता है। इसमें 4 प्रकार मेनली आते हैं। एक होता है ओवरग्रेजिंग। ओवरग्रेजिंग का मतलब होता है अतिचारण, मतलब इसका हिंदी में अर्थ होता है अतिचारण। जब पशुओं को चरागाहों में बहुत ज़्यादा मात्रा में चराया जाता है, ओवरग्रेजिंग का मतलब ऐसा होता है कि बीच में कोई इंटरवल नहीं छोड़ना, सेम भूमि पर डेली पशुओं की चराई होना, या फिर पशु हट जाते हैं उनके स्थान में दूसरे पशु आ जाते हैं। ये क्या करते हैं कि जो घास के पार्ट होते हैं उनकी छोटी छोटी जड़ें होती हैं, उनको तक उखाड़ के खा जाते हैं। तो घास ने ही सोइल को होल्ड करके रखा हुआ था, चाहे वो छोटे अमाउंट में हो, लेकिन छोटे छोटे पौधे बहुत पास पास में उगते रहते हैं। तो सारे जब जड़ से खोद करके ये पशु मेनली भेड़ और बकरियां खा जाते हैं, तो वो सोइल बहुत ही सेंसिटिव हो जाती है इरोजन को लेकर के। अब यहाँ पे चाहे विंड का फ्लो हो चाहे वाटर का फ्लो हो, सोइल इरोजन इजीली हो जाता है, क्योंकि उसको होल्डिंग पावर जो था रूट ऑफ ग्रास वो खत्म हो जाती है। तो ओवरग्रेजिंग से बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। यहीं से फिर शीट इरोजन, शीट के बाद पहले स्प्लैश से शुरू हो जाएगा, फिर शीट, और होता होता ही अवनाली का अपरदन तक पहुंच जाता है। तो ओवरग्रेजिंग एक बड़ा कारण हो गया। दूसरा कारण है मेनली डिफॉरेस्टेशन, मतलब वनों की कटाव। तो जैसे अभी अपनों ने समझा कि छोटा सा घास का पौधा भी एक छोटे अमाउंट में, छोटे एरिया में इसका प्रोटेक्शन करता है सोइल का, तो बड़ा पौधा उसकी जड़ें बहुत ज़्यादा मात्रा में मिट्टी को पकड़ के रखती है। जब पेड़ काट दिया जाता है तो आप सभी को पता है कि पत्तियों से फोटोसिंथेसिस होता है, थोड़े दिनों बाद अंदर की जड़ें भी समाप्त हो जाती है, जड़ें भी सूख जाती है, क्योंकि पेड़ जनरली ऊपर से ही काटते हैं, जड़ें तो बहुत लोग कम निकालते हैं, लेकिन जड़ें भी क्यों सूख जाती है, वो फोटोसिंथेसिस ना होने के कारण सूख जाती है। उससे क्या होता है कि जो मिट्टी उन्होंने पकड़ के रखी थी, यानी होल्ड करके रखी थी, वो मिट्टी ढीली हो जाती है, फिर हवा के द्वारा और पानी के द्वारा वहाँ से वो मिट्टी बहा के अन्यत्र स्थान पे चली जाती है। डिफॉरेस्टेशन एक कारण हो गया। एक कारण हो जाता है इसका जूम कल्टीवेशन, इसको स्थानांतरित कृषि भी बोलते हैं, इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी बोलते हैं। ये मुख्य रूप से भारत के जो उत्तरी पूर्वी राज्य है, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, वहाँ पर यह मुख्य रूप से होता है। मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों में भी यह कुछ मात्रा में होता है। इसमें क्या होता है कि आदिवासी समुदाय के लोग कुछ एरिया में पेड़ों की कटाई करते हैं, वहाँ उनको खेती योग्य बनाते हैं और खेती करते हैं। कुछ समय के पश्चात जब उस मिट्टी की उर्वर शक्ति खत्म हो जाती है, फर्टिलिटी खत्म हो जाती है, तो वो दूसरे स्थान पर शिफ्ट हो जाते हैं और यही प्रोसेस पेड़ों को काटने की दूसरी जगह स्टार्ट करते हैं। इससे क्या होता है कि ये जब बहुत ज़्यादा समूह जो आदिवासियों के अलग अलग एरिया में ऐसा काम करेंगे तो डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और डिफॉरेस्टेशन से अपनों ने देखा है कि सॉइल इरोजन बढ़ जाता है। तो ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, ये भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसके अलावा अवैज्ञानिक तरीकों से खेती करना, मतलब ओवर क्रॉपिंग करना। ओवर क्रॉपिंग एक इतने बुरी टर्म नहीं है, क्योंकि जब ग्रीन रिवोल्यूशन आया था तो वहाँ पर एक साल में 3 से 4 फसलें लेने की बात करी, मतलब क्रॉप रोटेशन अपनाते हुए बहुत ज़्यादा फसलें लेना, ये अच्छी बात है। लेकिन अवैज्ञानिक तरीकों से खेती करना जिसके कारण भी सॉइल इरोजन होता है। तो ये सारे कारण अपनों ने देख लिए। सबसे पहले अपनों ने समझा सॉइल इरोजन किसे कहते हैं, फिर इसके प्रकार देखे, मानव जनित और प्राकृतिक। प्राकृतिक में अपनों ने फिर 2 प्रकार देखी, और मानव जनित प्रकारों में सारे प्रकारों को बात करी। अब बात करते हैं कि सॉइल इरोजन के नुकसान क्या है। तो देखिए स्टेप बाय स्टेप थोड़ा समझेंगे इस बात को कि सॉइल इरोजन से क्या नुकसान है। सबसे बड़ा नुकसान तो जो फार्मर
है उनको है, क्योंकि अपर मोस्ट लेयर पे ही लगभग जितने भी क्रॉप्स है, चाहे वो ग्रेन क्रॉप्स हो चाहे वो कैश क्रॉप्स हो, यानी कि नकदी फसल या खाद्यान्न फसलें हो, सभी अपर मोस्ट लेयर से ही जर्मिनेट होती है। यहीं पर उनमें ह्यूमस, ऑर्गेनिक मैटर होता है। अगर ये अपर मोस्ट लेयर ही बह के चली जाए तो खेती कैसे होगी? खेती जब खतरे में आएगी तो खाद्यान्न खतरे में आएगा। खाद्यान्न मतलब फूड सिक्योरिटी खतरे में आ जाएगी। फूड सिक्योरिटी खतरे में आ जाएगी तो इसमें सामाजिक, आर्थिक अनेक दुष्परिणाम सामने आएंगे। अब इसके साथ चूंकि भारतीय जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि प्रधान है, वो कृषि ही खतरे में आ जाएगी, क्योंकि सॉइल फर्टिलिटी का नुकसान हो जाएगा तो अर्थव्यवस्था को भी नुकसान होगा। जो डेजर्टिफिकेशन है उसके एरिया में बढ़ोतरी होगी, मतलब मरुस्थल का एरिया बढ़ता जाएगा। मरुस्थल के साथ अब क्या होगा कि मिट्टी जितनी कटाव हो करके, इरोजन हो करके नालियों से बहती हुई अवनालिका में जाएगी और यहाँ से गहरी नदियों में जाएगी, तो ये सारा मिट्टी का जो मलबा है ये नदियों के मार्ग में जमा हो जाएगा। तो नदियों के मार्ग में जितनी गहराई है वो कम हो जाएगी। इससे क्या होगा कि कम मात्रा में भी बाढ़ आने की संभावना ज़्यादा रहेगी, क्योंकि जितने एरिया में वाटर को फ्लो होना था वहाँ मिट्टी जमा हो गई। जो बड़े बड़े डैम बने हुए हैं उन डैम के पीछे जो रिजर्वायर बने हैं वहाँ पे मिट्टी पहुँच जाएगी जमा होकर के। तो उस रिजर्वायर के अंदर भी क्या है कि वाटर की कैपेसिटी तो कम हो जाएगी, मिट्टी ज़्यादा जम जाएगी, इससे भी बाढ़ आने की संभावना ज़्यादा रहती है। ठीक है, तो कभी कभी जब होता है कि जैसे अभी रिसेंटली उत्तराखंड में कैजुअलिटी हुई, तो यही होता है कि जब मिट्टी मार्ग अवरुद्ध कर लेती है तो पानी आसपास के एरिया में घुस जाता है। ठीक है, तो ये कारण होता है बाढ़ आने का, मतलब वनों के कटाव से बाढ़ों का फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, फ्लड फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। ये टॉपिक अपनों ने या पॉइंट अपनों ने छोटी क्लासेस में देखा। उसका रीज़न यही है। ऐसा नहीं कि फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन से बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी गिरने लगेगा, नहीं, कम पानी गिरेगा लेकिन उसके फ्लो का जो रूट है वो बाधित हो जाता है। तो ये सारे नुकसान अपनों ने देख लिए। अब उसके बाद इसको रोकने के उपायों की बात करेंगे। देखिए, जितने कारण अपनों ने देखे हैं ना, उन्हीं कारणों के अंदर से रोकने के उपाय समझ में आ रहे हैं। कारणों की बात करें, सबसे पहले अपनों ने देखा जल द्वारा मृदा का अपर्दन। तो जल द्वारा मृदा के अपर्दन में देखा सबसे पहले स्प्लैश इरोजन होता है, वो नहीं रोक सकते हैं। ठीक है, उसको भी रोका जा सकता है थोड़ी बहुत मात्रा में। अगर फसल खड़ी है तो वाटर का जो प्रेशर है वो पहले पत्तों के ऊपर गिरेगा तो वहाँ पे स्प्लैश इरोजन नहीं हो पाएगा। लेकिन जब बुआई का सीजन चल रहा हो तब कैसे रोकेंगे? तो यहाँ पर है कि सबसे पहले भूमि का समतलीकरण करना, मतलब लेवल करना सॉइल इरोजन को रोकने के लिए। अब अगर यहाँ पर खेत के अंदर थोड़ी बहुत मात्रा में स्लोप है तो उसको तो अपन समतल कर सकते, ताकि अवनालिकाएं यानी अवनालिका से पहले की जो स्टेज है रील इरोजन वो भी शुरू ना हो पाए। स्प्लैश इरोजन होगा लेकिन शीट इरोजन तक पहुंचने से बचा जा सकता है अगर सही से लेवल हो जाए तो। उसके बाद अगर जो पहाड़ी क्षेत्र है जहाँ पे ढलान बहुत तेज है वहाँ पे समतल तो कर नहीं सकते, वहाँ पर सॉइल इरोजन को रोकना है तो वहाँ पर अपनाना होगी कंटूर फार्मिंग। जैसे आप फोटो में देख पा रहे हैं, कंटूर फार्मिंग, इसको समोच्च खेती या सीढ़ी नुमा खेती भी बोलते हैं। यह ढलान की विपरीत दिशा में की जाती है। कभी कभी सिंपल पॉइंट भी आ जाता है एग्जाम में कि ढलान के विपरीत दिशा में की जाने वाली खेती को क्या बोलते हैं? कंटूर फार्मिंग, सीढ़ी नुमा खेती या समोच्च खेती, इसी को बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि ढलान के विपरीत दिशा में सीढ़ी नुमा खेत बनाए जाते हैं जिससे कि वाटर का जो फ्लो आ रहा है उसको कम किया जा सके। ये मेनली नॉर्थ ईस्ट में दार्जिलिंग का जो एरिया है वहाँ पर अपनाई जाती है। मसूरी के आसपास भी यह खेती, यानी उत्तराखंड का जो पहाड़ी एरिया है वहाँ पर ये समोच्च खेती की जा रही है। उसके बाद अपनों ने देखा विंड इरोजन से होता है। तो विंड इरोजन को क्या है कि भाई ऊपरी आसमान में कितनी तेज हवाएं चल रही है उससे नुकसान नहीं है। नुकसान क्या है कि एयर का प्रेशर जब सोइल के कांटेक्ट में आता है तब जाके नुकसान होता है। तो यहाँ पर एयर बेल्ट यानी इसको बोलते हैं रक्षक मेखलाएं या इसको विंड ब्रेकर बोलते हैं। विंड ब्रेकर क्या होते हैं, जैसे आप इमेज में देख पा रहे हैं, यहाँ पर क्या होता है कि एयर के प्रेशर को रोकने के लिए खेत की चारों तरफ या जिस दिशा से ज़्यादा मौसम में हवाएं प्रवाहित होती है उस दिशा में पेड़ों की कतार लगा देते हैं। इसी को विंड ब्रेकर बोलते हैं। ये क्या करती है, जो स्पीड होती है एयर की उसको रोक लेती है, तो सोइल इरोजन नहीं हो पाता है। दूसरी बात कि सोइल को खुला ना छोड़े। ठीक है, कुछ अगर उसके ऊपर क्रॉप, ग्रास वगैरह कुछ भी होगी तो सीधे सोइल इरोजन विंड के द्वारा कम से कम हो जाएगा। तो ये विंड ब्रेकर लगा करके विंड इरोजन को रोका जा सकता है, मतलब विंड से सोइल इरोजन को रोका जा सकता है। उसके बाद अपनों ने देखा था डिफॉरेस्टेशन। तो डिफॉरेस्टेशन की जगह क्या करेंगे, रीफॉरेस्टेशन अपनाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को लगाएंगे। ओवरग्रेजिंग की बात करें तो ओवरग्रेजिंग को रोक करके, यानी कि जो चारागाह है जहाँ पर एक सीजन में
पशुओं को चरा दिया गया तो पर्याप्त समय दिया जाए वापस से उस ग्रास को ग्रो होने में। ठीक है, इसी प्रकार से स्ट्रिप फार्मिंग यानी सीढ़ीनुमा खेती अपन ने देख ली, डिफॉरेस्टेशन देख लिया, और वैज्ञानिक तरीकों से मतलब जो कल्टीवेशन हो रहा है अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक अप्रोच, अगर एग्रीकल्चर की प्रैक्टिसेस अपनाएंगे तो सॉइल इरोजन की सारी प्रक्रियाओं से बचा जा सकता है। तो आई होप यही सारे टॉपिक थे इसके अंदर सॉइल इरोजन टाइप्स को लेकर के, ये सारी चीज़ें यहाँ पर कवर हो गई। अब आपको अगर सॉइल्स के बारे में और कुछ, जैसे कि आप मध्य प्रदेश स्तर की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश की मिट्टियों से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, वो उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ साथ में भारत में जो मिट्टियों के प्रकार है, 8 मुख्य प्रकार है, 27 उप प्रकार है, उनकी PDF भी आपको नीचे लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जियोग्राफी के किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जल्द ही मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।